नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज हरियाणा की सियासत के वो दिग्गज हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, जिनके पिता खुद 4 बार सांसद रहे हैं, जो कांग्रेस को लेकर कई बार कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस में कहां खामियां रही, इसे लेकर अपने खुद पार्टी नेताओं को भी आईना दिखाते रहे हैं, सच्ची और कड़वी नसीहत भी देते रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के बड़े जानकार भी माने जाते हैं। शेरो शायरी और संस्कृत का एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन इनमें देखा जाता है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं कुलदीप शर्मा जी आप, और कैसे है आपकी हरियाणा कांग्रेस? आई एम वेरी गुड एंड मैं कहूँगा कि आई हैव नो रिग्रेट्स फ्रॉम लाइफ। कांग्रेस की बात आप कर रही हैं। कांग्रेस देश की ओल्डेस्ट पार्टी है। Yes. और इसकी एक हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल की, नेशन बिल्डिंग की, और बहुत बड़े विश्व के मानचित्र के नेता कांग्रेस ने प्रोड्यूस किए हैं। अभी 2014 से जो देश की राजनीति में बदलाव आया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस बैकफुट पर है, बट ऑफ कोर्स हम पावर में नहीं हैं। लेकिन इस बात को समझना और स्वीकारना पड़ेगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक अगर किसी पार्टी का अस्तित्व है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस अपने आप में एक मूवमेंट रही है, आज भी है, और कांग्रेस में बहुत टैलेंट भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें पिछले लोकसभा में मिली तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको लीड कांग्रेस कर रही थी, प्रमुख पार्टी, उनकी भी 232 सीट्स आई। कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को मिली, बिल्कुल उतनी ही सीटें बीजेपी को मिली, और तकरीबन बराबर परसेंटेज ऑफ वोट्स भी मिला। हमारे 37 विधायक थे, कुछ घट गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर किसी से है तो वो कांग्रेस से है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं। वो और किसी दल को, देश में अनेकों दल हैं, मुकाबला क्योंकि कांग्रेस से ही है। वो ये जानते हैं कि अस्तित्व अगर किसी पार्टी का है तो कांग्रेस का है, तो वो कांग्रेस के ऊपर अटैक। हरियाणा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता कोई छीन सकता है तो वो कांग्रेस ही। किसी और दल में अब इतनी क्षमता नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय दल रहे हैं, हाँ। उनको ये अस्तित्व को अभी चुनौतियां हैं। मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय दलों का एक स्पेस हरियाणा में हमेशा रहा है, और उन क्षेत्रीय दलों की कमर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आती रही। और आज वो क्षेत्रीय दल, क्या कारण है, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। उनके अस्तित्व को चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं से चुनौती मिल रही है वो कांग्रेस से। जी। हार को लेकर जब बात करें, आप कह रहे हैं मुकाबला तो इसमें कोई दरार नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में ही है, लेकिन बीजेपी का लगातार 3 बार जीतना, कांग्रेस का हार की हैट्रिक बनाना, क्या बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं कुलदीप शर्मा जी को इसके पीछे? कांग्रेस 3 नहीं 4 बार आ रही है।
2009 में हम अपने बल पर बल बहुमत पर नहीं लेकर बन नहीं पाए। आए। जब 2019 में बीजेपी के 40 आए थे, तो मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि ये सब लोगों का विश्वास खो चुके हैं। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं तो 2009 में क्या था, राइट। आप अपने ही शब्दों को याद भी रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और ये तो 47 से 40 आए थे, आप तो 67 से 40 पर आए थे, वो तो एक बहुत बड़ा अंतर था। तो इस बात के कभी नहीं भूलना चाहिए कि 2009 में हमने सरकार बनाई, लेकिन जन विश्वास जिसकी बात हमने 2019 में की, वो जन विश्वास 2005 जैसा हमारे साथ नहीं रहा था। अब कांग्रेस को इन चुनाव में आपने कहा हार मिली है, लगातार मिल रही है। देखिए, साइंस में आप एक फार्मूला ट्राई करते हैं और वो फार्मूला प्रूव नहीं होता है तो उसको चेंज करते हैं ना, उसके कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे, कंपोनेंट अलग से लाएंगे। अब कांग्रेस एक 3-4 चुनाव में एक ही फार्मूला से काम कर चुकी है, एक व्यक्तित्व से काम कर चुकी है। तो ये बात साबित हो चुकी है कि ये व्यक्तित्व और ये फार्मूला अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हरियाणा में एक नई पीढ़ी आ चुकी है और थका हुआ नेतृत्व उसको गति देने में मैं नहीं समझता सक्षम है। अभी देखिए, कर्नाटक में राहुल जी ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया जी, यू आर 78 years old एंड वी वांट टू गिव चांस टू ए न्यू लीडर। हम एक नई पीढ़ी को चांस देना चाहते हैं। पार्टी में, हरियाणा में भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आदमी रिटायर हो जाए, जिसमें जितनी क्षमता है लगा रहना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी को अवसर मिलना चाहिए। बिकॉज एक फार्मूला कई बार फेल हो चुका, तो क्यों ना एक नई लीडरशिप को तैयार किया जाए। कांग्रेस में क्रॉपिंग पैटर्न रहता था। हम यूथ NSUI से आते थे, यूथ कांग्रेस में आते थे, बड़ी कांग्रेस में आते थे, कुछ लोग महिला कांग्रेस का रास्ता था, कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से कांग्रेस में आते थे। एक क्रॉप्स थी। वो क्रॉपिंग पैटर्न को अभी क्या है, उसका रास्ता बंद किया हुआ है। न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस को मौका देना नहीं चाहते हैं लोग। वो एक किस्म से आयरन कर्टन बने हुए हैं। दैट्स नॉट गुड फॉर द पार्टी। पार्टी के इंटरेस्ट में भी सोचो। और वो कह रहे हैं हम पार्टी के इंटरेस्ट में सोचते हैं, तो उनका इंटरेस्ट एक ही तरफ है। हम कहते हैं नई पीढ़ी की बात करो, तुम अपनी नई पीढ़ी को ले आओ, कोई इतराज नहीं है। अपनी नई पीढ़ी के लिए तो बहुत प्रयास करते ही हैं, तो कर ही रहे हैं। हाँ, जब हम ये बात करते हैं तो वो कहते हैं नई पीढ़ी आ तो रही है, तो उससे ज़्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। राइट। पार्टी को यंगर लीडरशिप के लोगों को उभारना चाहिए था, जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। और या तो खुद नेताओं को सोचना चाहिए। अगर कोई मुझसे कहे, मैं आई एम मोर देन 68 years old, कि यू शुड मेक वे फॉर द न्यू लीडरशिप, नए आदमियों के लिए आप रास्ता खाली करिए, तो मैं छोड़ दूंगा। आप करेंगे रास्ता खाली? एकदम। बट दूसरे जो लीड कर रहे हैं उनमें मिसिंग है ये वाला फैक्टर। नहीं, वो स्वार्थ सिद्धि में है। अब उसका क्या करें? ये व्यक्ति केंद्रित जो हरियाणा कांग्रेस हो गई है, बड़ा नुकसान झेल रही है सालों से। ज्योति जी, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद कांग्रेस पर हावी हो जाता है हरियाणा में, जब भी हुआ है।
कांग्रेस को उसका नुकसान होता नुकसान हुआ। है। आज भी कह रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस को कभी नहीं हरा सकते, आप व्यक्तियों को हरा रहे हो। अगर ये चुनाव भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता तो कांग्रेस जीतती, बीजेपी हारती। लेकिन ये तो व्यक्तिवाद के व्यक्ति वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश में लोग लग गए और उसका नुकसान सारी पार्टी को। ये केवल मैं चुनाव हार गया, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, कोई मिनिस्टर नहीं बना है, कोई कुछ, बहुत लोग हारे हैं। बिल्कुल। ये वो चुनाव, वो उनका हार नहीं है, सिर्फ ये पार्टी की कलेक्टिव हार है, इन द सेंस के लाखों लोगों की भावनाएं इस बात से जुड़ी होती है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और उन भावनाओं को जब उनकी भावनाएं, उनके सपने मिट्टी में मिलते हैं तो केवल एकमात्र नहीं, एक चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी नहीं जाती है, लाखों लोगों की जिन्होंने पार्टी को बनाया है, पार्टी के लिए लड़े हैं, बिल्कुल। पार्टी के लिए गाड़ियां ढोई हैं, पार्टी के लिए पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए हैं, नारे लगाए हैं, दरिया बिछाई हैं, स्टेज लगाए हैं, वो लाखों लोग जो इस पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, उन सब की भावनाएं आहत हुई। उन सब के साथ ठगी है एक तरह से, ये जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो जो लोग आप दिखा रहे हैं कुछ और आपका निशाना ये है कि भी किस तरीके से मैं अपने परिवार को प्रमोट करूं। आप कांग्रेस को कब प्रमोट करेंगे? कांग्रेस की भी सोचो। कांग्रेस आपका व्हीकल है। बिल्कुल। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता में आने से भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत क्या है? उसका संगठन, अनुशासन। आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस की हमेशा ताकत रही है कांग्रेस का संगठन, लेकिन उस संगठन पर जब व्यक्ति उस घोड़े पर सवार हो गए हैं तो वो घोड़ा भी कभी सवार को गिरा देता है। बिल्कुल। क्योंकि स्पीड पकड़ लेते हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बहुत यंग आदमी है, आई ऑलवेज कॉल हिम, मैं उनको हमेशा कहता हूँ मोटर कार विदाउट ब्रेक्स हैं, इतनी स्पीड पकड़े हुए हैं और दूसरों को, किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। ये कहाँ निशाना है यंग लीडर? देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ कि यंग लीडरशिप का, यंग टैलेंट को ढूंढने का, आगे लाने का काम भी तो पुरानी लीडरशिप का है ना। वो कह रहे हैं ला रहे हैं हम आगे, लेकिन किसको ला रहे हो? किसको ला रहा? वो अपने राशन कार्ड से बाहर निकलेंगे तो फिर बात बनेगी ना। कुछ सोच पाएंगे, कांग्रेस की सोच पाएंगे। ये सामना सवालों का हमारा कार्यक्रम है शर्मा जी। हम अलग अलग नेताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, विश्लेषण करते हैं, राजनीति का क्या विजन है उस पर बात करते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ जब बार बार ये कहा कि अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार, तो ये हार कांग्रेस की कैसे हुई? ये हार भूपेंद्र हुड्डा की क्यों नहीं हुई? देखिए, चौथी बार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास पार्टी ने जिताया था। ही इज ए गुड मैन। पॉलिटिक्स में कोई भी फेल हो सकता है, अपनी नीति से हो सकता है, अपनी गलत चाल से हो सकता है, अपनी सोच से हो सकता है। अगर मुझे कोई व्यक्तिगत रूप में पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पर्सन्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स। पर्सन्स, उसमें मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वो टैलेंट की बजाय हैंड रेजर्स को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, चिलम भरने वाले लोग, हरियाणवी में बोलते हैं चिलम भर रहा है, वो एक किसी भी राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि वो, उनका आकर्षण चिलम भरने वालों की तरफ ज्यादा रहता है। चापलूसों की ज्यादा कदर होती है। हाँ, सहयोग और चापलूसी में बहुत फर्क होता है, उसको समझना चाहिए। आप अपने सहयोगियों को भी चापलूस समझेंगे, जिन लोगों के साथ आप, जिन लोगों के कंधों पर आप आगे बढ़े हैं, जिनके सहयोग से आप आगे बढ़े हैं, उनसे ये
ये एक्सपेक्ट करें कि भी ये चापलूस भी हों, ये हों, साथ हों, लेकिन चापलूस भी हों, तो ये हर आदमी का चरित्र अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल। निश्चित रूप से और चापलूसी वो करें जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, जो अपने दम पर किसी मुकाम पर आए हैं, वो क्यों चापलूसी करेंगे? बात ये भी है। दूसरा, एक मजेदार बात आपने 2009 वाला बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको मिस कर जाते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन सरकार तो नहीं बनी थी। तो फैक्ट तो ये है कि हुड्डा साहब की अगुवाई में तो कांग्रेस कभी नहीं जीती है। यू आर राइट। लेकिन कांग्रेस को मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा, आपके चैनल पे भी कहा है, 2005 की कांग्रेस कौन सी कांग्रेस थी? उस कांग्रेस में चौधरी भजनलाल थे, सीएलपी लीडर, उस समय तो एमपी बन गए थे, हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, राव इंद्रजीत थे, कुमारी शैलजा थी, पंडित चिरंजीव लाल जी थे, ओम प्रकाश जिंदल जी थे, बंसीलाल जी का परिवार था, सुरेंद्र जी थे, और कृपाराम पूनिया थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी थे, सरदार हरपाल सिंह जी थे, सुभाष बत्रा जी थे, बहुत लोग थे, हर प्रकार, ऑल शेड्स ऑफ पीपल। पंजाबी नेतृत्व था, बनिया नेतृत्व था, ब्राह्मण नेतृत्व था, जाट नेतृत्व था, और अगर आप कहें कि शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व, बड़ा स्ट्रांग लीडरशिप थी। 36 बिरादरी, एक गुलदस्ता सजा हुआ था जिसको लोगों ने पसंद किया, और सबसे ज़्यादा आज तक के इतिहास में हरियाणा की किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला, केवल चौधरी देवीलाल को मिला था 85 का। बिल्कुल। वो अलग अलग बहुत अलग परिस्थितियां रही, जब हम 77 की बात करें, 87 की बात करें, लेकिन ये 67 वाला तो बिल्कुल आप ठीक करें। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि सब कांग्रेस में थे। अब मैंने देखा, आप जब अपने राजनीतिक मित्रों को खोते हैं, आपके अंदर एक फीलिंग आती है, भी कोई नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। और जब फर्क पड़ जाता है तब पता लगता है कितना फर्क पड़ गया। राव इंद्रजीत छोड़ गए कांग्रेस, हमारा अहिरवाल की 7 सीटें आया करती थी। एक तरफा बीजेपी मजबूत है उस बेल्ट में। बिल्कुल। आपके भड़ाना जी छोड़ गए थे, और गुजर जो थी, ट्रेडिशनल वोटर्स थे कांग्रेस के, बीजेपी के साथ हैं। कुमारी शैलजा जी का बारे में अब शब्द कहना, 5 बार की सांसद हैं, 3 बार की केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके पिता अध्यक्ष रहे हैं, एक परिवार है, एक लेगेसी है उनकी। बिल्कुल। और मैं इनको बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी उच्छृंखल को शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। बड़ी जेंटल लेडी की तरह से आप कह सकते हैं। तो उनको किसी एनक्लोजर में रखने की कोशिश या उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे से स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है कि हमने सब कुछ एक आदमी को सौंप दिया। स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी अंग्रेजी में बोलते हैं, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फूट गए सारे। ये जो विनोद शर्मा जी यहाँ से चले गए, ब्राह्मण वोट का बड़ा नुकसान। वो एक बहुत बड़े लीडर इमर्ज हुए थे, बड़ी लोगों की उनके साथ उनके किस्से याद करते हैं कि भी ईपीबीजी या आरक्षण या तौली की ज़मीन, कई ऐसे फैसलों से उनके नाम जुड़े हुए थे, और उन्होंने घूम घूम के नेतृत्व में जोड़ा था। हरियाणा कांग्रेस के और पूरे हरियाणा के एक बड़े नेता। तो उनको क्यों जाने दिया, क्यों चले गए? कांग्रेसी थे। उनके पिता पंडित केदारनाथ जी, इंदिरा जी जब कभी आती थी तो खुद ड्राइविंग करते थे उनकी गाड़ी, दैट क्लोज। तो उस फैमिली का, और पंडित विनोद शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान भी था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। वो मित्र थे, आज भी हैं।
उनको जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ऐसे और लोग चले गए, बीजेपी में मंत्री भी बन गए हैं, वो जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं बीजेपी में सांसद बने हैं। बिल्कुल। बीजेपी में और भी कई लोग सांसद बने हैं, कांग्रेस को छोड़ गए। और बीजेपी हम देख रहे हैं उनकी कदर भी करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। जो जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको स्पेस मिला है। बिल्कुल। चौधरी बंसीलाल के परिवार को हम्म, उनकी एक लेगेसी थी। बंसी 10 साल 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका बेटा, बहू, भाई, भतीजे सब, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक बंसीलाल घराना जी है। फाउंडर थे हरियाणा के, फाउंडर इन द सेंस बिल्डर थे। उन्होंने विकास फाउंडेशन को, ली चाहे की थी। बिजली, पानी, नहरों की विकास भी की बात करें। विकास की फाउंडेशन बंसीलाल जी ने लाई। दैट्स व्हाट आई कॉल हिम, फाउंडर ऑफ हरियाणा। हरियाणा's प्रोग्रेस। उस परिवार की लेगेसी को इसकी तरफ से आप आंख बंद कर लेंगे तो नुकसान होता है। किरण तो कितनी बार कहती रही कि उनकी लेगेसी को खत्म करने का प्रयास हो हाँ, रहा है। तो उसका नुकसान हुआ है। अब इन तमाम शी बातों शुड पर नॉट हैव बीन अलाउड टू गो। और मेरी बात बहुत से लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी नहीं लगती, चुभती है। चुभते हैं। जो बात मैं साथ बैठ के बोलता था वो आज आपके सामने बोल रहा हूँ। बोलता ऐसे ही था, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि आप सच्ची, कड़वी, तीखी नसीहत देते हैं। क्यों नहीं? और वो अच्छी बात है कि आप बंद कमरे में भी अपने नेताओं को या अपने जो अभी साथी हैं दरअसल अभी उनको नसीहत दे कोई रहे हैं। कोई मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि अब ये क्या है कि कांग्रेस में क्या होता है, हाँ, मैंने होता देखा, मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं करता हूँ। हुआ क्या कि कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर बना उसके बेटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी बन गए। वो सुपर सीएम अपने आप को मानने लगे हैं। और वो सुपर सीएम ये चाहें कि वो जब कमरे में घुसे तो हम खड़े हो गए नमस्ते करें। करते हैं बहुत लोग, करते हैं, और 99% करते हैं। तभी तो नेताओं की आदतें खराब होती हैं हाँ। कि ये कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर उनको तकलीफ होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, हम तमाम बातों पर आएंगे। अब 67 सीटें आई 2005 में कांग्रेस की। उसके बाद एक नया एरा वो शुरू होता है कि सांसद थे हुड्डा साहब खुद सीएम बनते हैं। जो सांसद वाली संसदीय क्षेत्र खाली होता है, बाई इलेक्शन के लिए बेटे को बाहर से बुलाया जाता है, वो सांसद बनते हैं बाई इलेक्शन में। और उसके बाद जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनके बेटे भी अपने आप को ये सोचते हैं कि जो बड़े नेता, जो उनके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी मैंने कहा एग्जैक्टली है। वो संवैधानिक ताकत वही है। वही बन जाते हैं फिर कि सब चीजें वहां से ही डिसाइड हो, फिर वो सोचते भी हैं। तो एक ये नया एरा ये शुरू हुआ जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक था, आत्मघाती था, एक तरह से हम कह सकते हैं। चुनावी परिणाम के लिहाज से हमने देखा इसे। अभी तो कांग्रेस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था ज्योति जी। एक स्टेज से तो पिता के नारे लग रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हो सकता है उसी स्टेज पे ये भी नारा लग जाए कि नहीं पुत्र बनेगा। हाँ। तो कंफ्यूज हो गए लोग कि पिता बनेंगे कि पुत्र बनेंगे। वही तो मैंने कहा है, डोंट गो विद अ वेरी, बहुत बड़ी स्पीड पे ना जाओ। थोड़ा डोंट ब्रेक बिकम का ए मोटर ध्यान कार, रखो। डोंट बिकम ए मोटर कार विदाउट ब्रेक्स। अभी निगम चुनाव में एक जनसभा को मैं आपके किसी चैनल पे देखा, उसमें कहा भाई हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री फलां, नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बोलेंगे। हाँ। मैंने कहा इस भावी मुख्यमंत्री ने तो हम पहले लुटवा दिए। ये भावी के चक्कर में तो फिर हाँ, सरकार ये बनती आगे बनती रह भावी गई। मुख्यमंत्री। मैं जो बातें कहता हूँ जी। वो इनको चुभ जाती हैं, और चुभती हैं तो कुछ जवाब तो देते नहीं, मेरी बातों का जवाब नहीं है। आपके फिर एक सवाल इसी से जुड़ा, कुछ नेता इन दिनों आप पर खूब हमलावर नजर आ रहे हैं। प्रेस वार्ता कर निशाना साधा जा रहा है, पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं, किसी दूसरे नेता को क्रेडिट दिया जा रहा है आपके पॉलिटिकल सफर को लेकर, आपकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर। उन्हें कैसे देखते हैं कुलदीप शर्मा जी? देखिए, मैं जो बात कहता हूँ उसका कुछ लोग खुद जवाब नहीं देते हैं। वो इतने बड़े हैं, वो सोचते हैं कल का नेता है क्या जवाब देगा, इनका क्या जवाब देगा। ये अहंकार है। अहंकार है। अहंकार में ही मुझे नुमाइंदा कहा गया, ये भी अहंकार है। हाँ। खुद तो बोल नहीं सकते हैं माउथ पीस क्योंकि कोई और है। क्योंकि
तीखापन तो हम भी रखते हैं। खुद बोलें, बताएं, समझाएं, तो फिर दूसरों को, वो भी हमारे अजीज हैं, छोटे भाई हैं, उनको आगे कर देते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूं मैं कि जो 2-3 हमारे अजीजों के इंटरव्यू कराए, इनके पीछे से एक आवाज आ रही थी, काटड़े ले लो, काटड़े ले लो। ये आवाज कहां से आ रही थी? काटड़े ले लो, काटड़े बेच रहा हूं, ये आवाज आती है उनके पीछे से, अचानक सुनाई देती है। 3 बात मेरे खिलाफ करते हैं जी। कि जी मुझे 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस में लेके आए। पहले तो मैं ये बता दूं कि 2005 में से पहले, चुनाव से पहले मैं कांग्रेस में वापस आया। बिल्कुल। उस टाइम चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे पिताजी ने श्रीमती सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और इस बात में, इस गलती को तस्लीम किया था, माना था कि 2004 का चुनाव लड़के हमने गलती की। तो उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया। मोतीलाल वोरा जी थे। उन्होंने कहा कि भी, मेरे फादर ने कहा, अनकंडीशनली आई टेंडर माई अपॉलॉजी। तो उन्होंने कहा मैं आपको कांग्रेस में लूंगी, लेकिन अभी टिकट नहीं देंगे, या कोई कमिटमेंट इनफैक्ट बता बट आई टेक केयर। हम्म। मैं ईश्वर से डर के कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस में कौन लेके आया, उनको अगर इस बात का पता भी हो तो क्या हमें श्रीमती सोनिया गांधी खुद नहीं जानती थी? बिल्कुल। हमारी कांग्रेस में री एंट्री सोनिया जी के घर पर हुई या कहीं और हुई? और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लेके आए थे, वो थे क्या वहां? वो थे क्या प्रदेश अध्यक्ष? दूसरी बात, वे मुझे प्रदेश का कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया। अरे हमने तो आपको चीफ मिनिस्टर बनवाया था, हम चीफ मिनिस्टर बनाने में आपके सहयोगी थे। हमारी कांग्रेस के ऊपर आस्था की बात करते हैं। 1978 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसका नाम इंदिरा कांग्रेस था। उस समय मेरे पिता पंडित चिरंजीलाल जी उस कांग्रेस में थे। देश के अंदर पहली डीसीसी के प्रधान थे जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था इंदिरा जी के हक में, मावलंकर फर्स्ट मैन। उस टाइम जो ये लोग मुझे कह रहे हैं कांग्रेस ही कांग्रेस, ये कांग्रेस में नहीं थे, ये कांग्रेस ओ में थे। ये नहीं थे कांग्रेस में। मेरे फादर ने देश का पहला हाथ के निशान का चुनाव 1978 में लड़ा। उस समय ये लोग, ये करता धरता, ये कांग्रेस के मालिक, ये कांग्रेस में नहीं थे, ये इंदिरा जी के खिलाफ थे, कांग्रेस ओ में थे। और 1980 में तक कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा करके रखा। 80 में कांग्रेस, इंदिरा जी सत्ता में लौटी, उससे हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के कांग्रेस में ये लोग आए थे। मुझे कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो सुनने की भी ताकत रखो। दूसरी बात, कहते हैं कि इसकी कैंची के निशान पर आजाद लड़ा था, जमानत जब्त हो गई 27,000 वोट में। ठीक है, लड़ने की ताकत होनी चाहिए। मैं तो आजाद लड़ा था, मेरी जमानत भी जब्त हुई थी, तो आंकड़े हैं। लेकिन तुम्हारी तो टिकट पे जमानत जब्त हुई है 1987 में। मुझे कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? कहोगे तो सुनोगे भी। उससे पहले 82 में तुम्हारी जमानत जब्त हुई। तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम तो टिकटों पे जमानत जब्त कराए बैठे हो। बिल्कुल। मैं तो आजाद लड़ने की हिम्मत रखता था।
ये जो नेता हुड्डा साहब के आसपास के जो नेता आपके खिलाफ बोलते हैं, तो नहीं, आपको इनके नहीं ये लगता इसके कि पीछे स्क्रिप्ट काटड़े बोलते हैं, इसके पीछे काटड़े हैं, काटड़े ये बेचने वाला वाले। क्या संदर्भ है काटड़े बेचने वाला? समझ जाएंगे जिनको हरियाणा संदेश में क्लियर है। समझ जाएंगे आई जी। डोंट केयर, मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं आप सभ्यता नहीं छोड़ना करते, नहीं वैसे भी चाहता नहीं था, करते हैं आप। तो ये सभ्यता नहीं इनको छोड़ते। स्क्रिप्ट दी तीसरी जाती बात एक होगी। और कहते हैं जी जी। कि मुझे कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। फिर भाई सोनिया गांधी कौन थी? हाँ, आप यहाँ से ही बना देते थे अगर तो। मुझे फिर तो प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो बना देते। जी। मैं ईमानदारी और धर्म से कहना चाहता हूं कि प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने गया था। उससे पहले कभी गया हूं कि मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दो, मुझे बेरी की मां की कसम, मां भगवती की कसम, मैं कभी नहीं गया। आज के दिन आप कभी जाना, पंडित जनार्दन द्विवेदी, इतिहास के साथ ये बातें रह जाएंगी, बार बार रिपीट करके कह रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। जनार्दन द्विवेदी जी हमारे इंचार्ज थे, उनका फोन आया रात को मुझे कि सुबह आप 10 जनपद पर आइए। मैं 10 जनपद गया, सोनिया जी वहां थी, मुझे लेके गई। पूछ लेना उनसे, एक भी शब्द गलत नहीं कहूँगा। और इंदिरा जी ने कहा कि आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको टिकट नहीं दूँ, बट आई एम अकोमोडेटिंग यू, वर्किंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में हुड्डा साहब की कोई भूमिका नहीं थी, आप बाद में इन मैं से मिले थे। मैं तो उनके पास कभी गया नहीं कि अध्यक्ष मुझे बनने बनवा के बाद। दीजिए, एक हाँ। बात। दूसरे पंडित जनार्दन द्विवेदी लेके गए थे मुझे। इंदिरा जी ने को मेरे फादर ने कहा था कि आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, कहा सोनिया जी को कि हम जो लोग लॉयल थे आपके, आपने हमें टिकट नहीं दी 2004 में। हाँ। ऐसे आदमी को दी जो तीनों इलेक्शन कांग्रेस के खिलाफ लड़ा है, आपने हमें बाहर निकाल दिया, हमारा क्या कसूर था जी? उनको अप्रिशिएट, उन्होंने समझा। देखिए, सोनिया गांधी जी 17 साल से देश की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट रही थी। उनकी जो राजनीतिक समझ है, सोच है, सबको साथ लेने की, चलकर भावना है, एक क्षमता उनके अंदर है। अगर किसी से कभी कोई गलती है उसको क्षमा करने के लिए। फिर वो ये कह रहे थे मुझे कि मैंने कांग्रेस से धोखा किया। अब कह तो दिया, सुनो, सुनना भी सीखो। कांग्रेस से मैंने धोखा नहीं किया। व्यक्ति से हो सकता है, और ये लोग व्यक्ति से आपका मोह भंग हो सकता है। मैं कांग्रेस में हूं, मुझे पकड़ के कह रहे थे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं, जा कौन रहा था? अच्छा, चुनाव में हुआ था, आपका हाथ पकड़कर शायद कह रहे थे कि पंडित जी को हम कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, कहाँ जा रहा था मैं? कुछ ऐसा नहीं था कि हुड्डा साहब को लग रहा हो कि आप बीजेपी में जा रहे हैं? उनको कुछ लग रहा हो, मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या जरूरत पड़ गई थी? हुड्डा जी से भी वही गलती हुई है। एक नैरेटिव भी ऐसा रहा होगा, हाँ, माहौल एक लोगों में हो जाए कि हो सकता है बीजेपी में चले जाएं। बीजेपी में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, अच्छे लोगों की हर जगह अकोमोडेशन और स्पेस रहता है। यू शुड बी गुड एट हार्ट। मैं बीजेपी में ना गया हूं, ना मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि टेबल के नीचे से हाथ मिला के ऊपर की राजनीति करता हूं। जिनके साथ हैं उनके साथ खुलकर हैं, और खिलाफ है तो खिलाफ खूब हैं। होना ही ऐसा चाहिए। होना ही ऐसा चाहिए इंसान। Either you are against me or you are in my favor. It can't be both. हो नहीं सकता दोनों। या तो आप मेरे खिलाफ हैं या मेरे हक में हैं, दोनों नहीं हो सकता। और ये आरोप जो टेबल के नीचे हाथ मिलाने वाली बातें हैं, ये कई अरे इसमें तो बहुत फिक्सिंग, बहुत लोगों ने आरोप लगाए दूसरों के ऊपर, ये मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं। अब तो एक तो ज्योति जी, आप एक SIT बनवा दो। मैं नहीं मानता हूँ। अभय चौटाला जी कहते हैं कि ये मिले हुए हैं, मैं नहीं मानता, गलत कह रहे हो। वो उसको कह रहा है ये मिले हुए हैं, बी टीम वाला। ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। वो इससे मिला हुआ, बीजेपी से मिला हुआ, ये इससे बीजेपी से मिला। कोई कह रहे हैं कि एक सीट जीतने के लिए करनाल कॉम्प्रोमाइज हो गया, रेवाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया। ये कई बातें पॉलिटिक्स में करती हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं।
बट ये भी है कि धुआं अगर उठ रहा है तो आग भी है कहीं, ये तो एक कहावत तो है ही, है ना? कहावत तो है ही। ये अब तीसरी बात वो ये कहते हैं कि भी उन्होंने मेरे लिए इतना किया और फिर भी मैं, एक तो मैं बता रहा हूँ अभी कर्नाटका की सरकार बन रही है ना, हाँ, उसके फैसले हो रहे हैं, कौन स्पीकर होगा, कौन मंत्री होंगे। ये ठीक है, स्पीकर मुख्यमंत्री, वाला भी एक सवाल है हाँ, कि आपको स्पीकर बनाने का हाँ, भी वही मैं क्रेडिट लेने का वो- प्रयास। मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बहुत लोग मदद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम है। अभी कर्नाटक में सरकार बन रही है, बिल्कुल, उस सरकार में सिंगुलर पोस्ट तो दो ही है ना, एक चीफ मिनिस्टर है, एक स्पीकर है, स्पीकर। बाकी तो अनेकों मंत्री हैं। तो पार्टी का जो हाई कमांड है उसको आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, फिर पार्टी की हाई कमांड फैसले लेती है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, बिल्कुल, पार्टी का हाई कमांड फैसला करेगा कौन स्पीकर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो किरण चौधरी को कौन मिनिस्टर बनाता, अगर हाई कमांड ना होता? कौन बनाता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, अगर हाई कमांड ना होता? एक बार किरण चौधरी जी की महकमा बदल दिया गया था, हाई कमांड ने इंटरवीन किया, विद इन 24 आवर्स वही महकमा उनको मिला। तो हाई कमांड ऑफ द पार्टी टेक्स ए डिसीजन। तो हाईकमान के बिना ना कोई उसमें स्पीकर बन सकता है, उस समय पोजीशन क्या थी, विभागों में कोई बड़ा बदलाव। कि वी वर ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड उसमें 5 आदमी, हमने 6 आदमी इधर उधर से लिए हुए थे। तो कोई लीगल एक्यूमेन का आदमी स्पीकर चाहिए, तो मैं तो नीड बेस्ड स्पीकर था। हाँ। 3 नाम भेजे गए थे और उनमें से मेरा नाम भी था। I mean no disrespect to Chaudhry Bhupen Singh Hooda. He's a great man, big man. He has helped me. I have also helped him. As a young man, I and my father, we both helped him. तो हाथ से हाथ धुलता है ना राजनीति में। If you help somebody, you also expect help. जो हमारे लाखों वर्कर गाड़ियां लेके घूमते हैं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिल्कुल है, जो लोग पसीना तो उन्होंने नहीं कांग्रेस बनाई, उन्होंने नहीं एमएलए और चीफ मिनिस्टर बने, उन्हीं के कंधों पर चढ़कर आप जल रहे हो। ये कहना ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक गुस्ताखी है कि उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया। एक टीम है, एक परिवार है, अगर समझा जाए तो। एक स्ट्रक्चर होता है पार्टी का। आई डोंट डिनाई कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैज हेल्प्ड मी, आई डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट। लेकिन मुझे ये जो मोहरे भेज के कहा जाता है, अरे तुम्हें भी बनाया था ना। 2005 में बहुमत तो था भजनलाल जी के साथ, चीफ मिनिस्टर कौन बने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किसने बनाया? श्रीमती सोनिया गांधी ने। ठीक है ना? बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? आप G23 बना के सोनिया गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे थे। उसमें उसी सोनिया गांधी ने, जिसने विधायकों के बहुमत ना होने के बावजूद आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, आप उनके खिलाफ ही कलम उठा के बैठ गए। हमारे दस्तखत करवा ली धोखे से। आपका जो G23 पर आपका साइन होने वाली बात है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी है, मैंने सोचा कि मुझे बुलाया गया, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाया, दिल्ली आओ, चला गया। वहाँ अपनी गाड़ी में बैठाकर श्री गुलाम नबी आज़ाद के घर पर गए, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, और मुझे कहा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मैंने सोचा 2 जिम्मेदार आदमी पार्टी के, गुलाम नबी जी कितने बड़े नेता, कितने संगठन में, कितने पदों पर, हाँ। बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी उनकी, और भाई कोई पार्टी का कोई रेजोल्यूशन होगा, मेरे से दस्तखत करा लिया। अगर मुझे ये पता हो है माँ भगवती बेरी वाली की, मुझे ये नहीं पता था, नहीं पता। लेकिन जो दस्तखत करवा रहे थे उनको पता था। दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड टू मी
मैंने जब मिसेस गांधी को कहा कि मेरे से गलती हो गई, तो उन्होंने कहा यू आर ए लॉयर, व्हाई डिड यू साइन ऑन द डॉटेड लाइन। ब्लाइंड ट्रस्ट। हम तो उनके अपराधी बन गए, और तुम चीफ मिनिस्टर बनने का सपना संजो रहे हो भाई। तो आपको अंधेरे में रखा गया, अदरवाइज आप पार्टी के 100%, अदरवाइज आई वुड हैव नहीं पार्ट होते आप उसका। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवाह हैं, जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, मैंने साफ उनको ये कहा था कि मुझे सोनिया गांधी ने कहा है, और मैं मिसेस सोनिया गांधी से मिल के आया था और सीधा इनसे मिलने गया था कि मुझे मिसेस गांधी ने कहा है वोट देना है। मगर मैं सोनिया जी ने कहा है तो जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको वोट दूंगा। ये कब, जो जब आर के आनंद लड़ रहे 2016 में जब हुआ, इन कंट्रोवर्सी जब हुई। आज पेंचोर हमारी पार्टी का मालिक बन रहा है, हमको धमका रहे हैं। बार बार मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवाने के पीछे जब एक आवाज आती है। आपको पता तो है कि स्क्रिप्ट तो जहां से आ रही है, आज से मुझे सब और है, स्क्रिप्ट जहां से आ रही है कौन नहीं और जानता ये लोग आज जो आई एम नॉट सो इनोसेंट, आई हैव बीन ए लीडिंग लॉयर, आई अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन ये तभी तो मैं कह रहा हूं बार बार कि जब भी मेरे खिलाफ कोई इंटरव्यू आता है उसके पीछे काटड़ा ले लो की आवाज सुनाई देती आती है। और मजेदार बात तो ये है, जो आज हुड्डा साहब के हनुमान बन रहे हैं, ये कभी हुड्डा साहब को खुद भी गरियाते रहे हैं अलग अलग पार्टियों में रहकर। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लॉयल रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब को लेकर जो लोग उनके संघर्ष की तो मैं नहीं कहूंगी, शुरुआत में जो साथ रहे उनका जिस तरह से साथ छोड़ रहे हैं हुड्डा साहब, कुछ लोग ये भी मानते हैं पुत्र मुंह में हुड्डा साहब धृतराष्ट्र बन गए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी संघर्ष में थे तो इनमें से कोई सा भी नहीं था। All these people were not there. We were there. My father stood with them like a rock. मैं और मेरे पिता पंडित चंजीलाल शर्मा, वो जाकर कह के आए थे सीताराम केसरी को इनको अध्यक्ष बनाओ, हम इनका साथ देंगे। इनमें से कोई नहीं था जो आज हमारी तरफ लाल आंखें करके और पीछे से आवाज आती है काटड़े ले लो। ये लोग ये नहीं थे कांग्रेस में, हम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। करें मना, पंडित विनोद शर्मा थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। बहुत पार्टी ऐसे नहीं चलती हैं, ऐसे नहीं बन जाते हैं मुख्यमंत्री। और मुकाबला किससे था? चौधरी भजनलाल से। अभी मुझे कहा मेरे नुमाइंदे हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। ये नुमाइंदा, और वो जो कहने का स्टाइल था कि कुलदीप शर्मा तो मेरा नुमाइंदा है, मैंने तो भेजा था, हुड्डा साहब ने जो कहा। नहीं, वो कारिंदा कह देते तो मैं क्या कर लेता। उनकी अपनी भाषा है, अहंकार में बोलते हैं आदमी। हम तो उनके छोटे भाई हैं, अजीज हैं, वो उन्होंने, और उनको अजीजों की भाषा बोलनी चाहिए। एक बार चौधरी भजनलाल ने कहा था, क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मेरे सामने ऐसा है जैसे डीसी के सामने पटवारी होता है। अच्छा। चौधरी भजनलाल ने कहा। अच्छा, हुड्डा साहब को लेकर? हाँ, हुड्डा साहब के बारे में कहा, मैं डीसी और वो पटवारी, मेरा उसका क्या मुकाबला। हुड्डा साहब भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप कभी नहीं, हुड्डा साहब को देखिए, हुड्डा साहब को कभी उनका भाषा पर बड़ा नियंत्रण रहता है, लेकिन उम्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि अहंकार में ये कहना कि वो हमारा नुमाइंदा है, वो हक से तो नहीं कह रहे, अपनेपन में तो नहीं कह रहे। हक में कह देते थे, कहते मैंने अपने दादा कुलदीप शर्मा को भेज रखा है। हम तो दादा होते हैं ना, ब्राह्मण लोग। बिल्कुल, छोटे बच्चों को दादा ही कहा जाता है। तो कितना सुंदर लगता। अपने गुमाश्तों को भेज रखा है, नुमाइंदों को, कारिंदों को। ये तो ग्रेसफुल नहीं है। चलो ठीक है, और ऐसा वो अगर हमें अपना गुमाश्ता, कारिंदा, नुमाइंदा समझते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बेटा 5 बार का सांसद है, हम तो कुछ भी नहीं। तो हमें अगर ये कहें कि भी हम तो स्वीपर हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि उनको कहने का हक है, वो बड़े लोग हैं। तो उनका बहुत बड़ा, इतने बड़े हैं वो कि वो मुझे कुछ भी कहते हैं। चींटियों को क्या समझेंगे वो। ठीक है,
पैर के नीचे मसल देंगे। नहीं, चींटियां भी पैर के नीचे मसलनी इतनी आसान नहीं है, कई बार हाथी को मार दे देती हैं चींटियां भी। वो खैर वो समझने मैं वालों मैं की तो बात चींटी है। बन रहा हूँ, वो बाज है, मैं चिड़िया बन रहा हूँ, वो नेता है, मैं उनका कारिंदा हूँ, नुमाइंदा हूँ, मुझे कोई स्वीकृति में कोई इतराज नहीं। चलिए, वो तो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भाषा को भी लोग बड़ा अच्छे से जज करते हैं कि कौन नेता क्या बोल रहा है। आपके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो भी उनका स्टाइल भी नहीं है, जबकि कुछ दिनों से नो हालांकि नो हम देख रहे नो, हैं। मैंने देखा हाँ, है वो चौधरी बुलाहट भूपेंद्र है सिंह या हुड्डा बुलाहट कभी अपने विरोधियों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। नहीं करते, बट अब करने मैं लगे तो हैं। विरोधी भी नहीं नहीं हो। मैंने उनको कभी अपने विरोधियों के प्रति असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, ना ही उन्होंने अपने विरोधियों के दमन की राजनीति कभी की। अब पता नहीं किस स्कूल में पढ़ा है, कुछ दिनों से कौन सिखा रहा है, आसपास जो फिर लोग आवाज आ बातें रही है बैठ- काटड़े ले लो, काटड़े ले लो। वो वाली आवाज आती है। बिल्कुल, वो बहुत बार बहुत सवालों को, जैसे हम भी, मैं कह रही हूँ ना, नेताओं से मिलते हैं तो कि ये पर्सनल कमेंट है, मैं पर्सनल बात नहीं करता, मैं हाइपोथेटिकल का जवाब नहीं दूंगा, और टाल जाते हैं नो बातों नो को। नो, ही हैज बीन वेरी गुड। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कंट्रीब्यूशन एज चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने कहा चौधरी बंसीलाल से बड़ा कोई फाउंडर नहीं था। एक फाउंडेशन सबसे पहले बनती है। सबकी अलग अलग भूमिका रही है। चौधरी भजनलाल जी की अपनी भूमिका रही है कांग्रेस में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो लेस देन 10 ईयर्स का टेन्योर रहा है, उसमें लोग कोई भी कुछ भी आरोप लगाएं, बड़ी डेवलपर्स की डेवलपमेंट कई कई बातें करते हैं लोग, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश को नेशनल इम्पोर्टेंस की, एक्सीलेंस की इंस्टीट्यूशंस लाकर कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पर IIM आए, एम्स आए, NID आई, मेट्रो को लेकर भी बहुत क्रेडिट लेते हैं। निफ्ट आई, बिल्कुल। डिफेंस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। लेकिन कुछ तो खामियां रही हुड्डा साहब के कार्यकाल में कि लोग मुड़कर उनको फिर से सत्ता में लाना ही नहीं चाहते। कुछ तो, और फिर हमारे बारे में एक कह देते हैं हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनके मुकाबले में, कीड़े मकोड़े हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे नुमाइंदे को मैंने भेज रखा था। अरे आप क्यों नहीं आ गए? आए तो थे ना आप गुड़गांव स्टेज पर। हाँ, स्टेज भी इस यात्रा का हिस्सा थी और वहीं तो बिल्कुल। समापन हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। शिखर पे थी यात्रा, वहाँ पर, वहाँ आए तो हो आप, यहाँ भी आ जाते, आपके शहर में आए थे। ये वाली जो जिद थी हुड्डा साहब की सद्भाव यात्रा को लेकर, तब जबकि राहुल गांधी खुद आ गए, राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को उसके बाद भी यात्रा में नहीं चलना है, राहुल गांधी के शामिल होने के बाद भी यात्रा पर सवाल उठाने हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला तो था। अति रूपेण सीताम अति विमानम रावण अति दानम बलिदेव अति सर्वत्र वर्जेत। अभिमान कभी किसी को सहायक नहीं हुआ करता, अभिमानी नहीं होना चाहिए। अभिमान बड़े बड़ों का नहीं रहा। ठीक है, इस बात का गर्व हो कि भी मैंने हरियाणा का नेतृत्व किया है एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति के साथ। वो कहाँ गई थी संस्कृति उस दिन? मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, शैलजा जी के किसी डिपार्टमेंट का फंक्शन था। आई एम टॉकिंग अबाउट शिवलरी। पंचकुला में स्टेज लगी हुई थी, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। उन्हीं की शैलजा जी के ही महकमे की फंक्शन है और वो आ रहे हैं दिल्ली से, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही इनॉग्रेट कर दिया। और जब वो आई केंद्रीय मंत्री के लिए, एक कुर्सी किसी ने खाली नहीं की। कौन सी संस्कृति को जन्म दे रहे थे? मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बहन जी आप यहाँ बैठिए। आप स्पीकर थे उस वक्त? मैंने कहा आप यहाँ बैठिए। मैं खड़ा रहा, मैंने कुर्सी उनको दी। शी वॉज लेडी एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ कांग्रेस। और ये तो कमाल है कि केंद्रीय मंत्री के आप कार्यक्रम इतने में कुर्सी नहीं है। अगर कुर्सी दी नहीं गई दी थी, नहीं अब गई, वो कुर्सी उनको नहीं मैंने है, कहा ना, दी उनका नहीं एक बार इसलिए। थोड़ी अपमान हुआ है, हाँ, बार 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 अपमान करने के प्रयत्न किए गए हैं। उससे उनका एक मैसेज जाता है, भाई आप मेरे जैसे गरीब को
गरीब ब्राह्मण को नुमाइंदा बना के करिंदा गुमाश्ता, इसका भी संदेश जा रहा है। संदेश जा रहा है, बिल्कुल। आप मुझे तो पैरों के नीचे रौंद दोगे क्योंकि तुम तो बहुत बड़े हो। लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन और इसका उसी हिसाब संदेश, से लोग अगर अपना कोई ये opinion कहे बता रहे हैं। कि पंडित विनोद शर्मा जी के कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, इंद्रजीत जी के जाने के बाद, या शैलजा जी के अपमान से नुकसान नहीं हुआ, या और ऐसे कई नाम हैं, बहुत है, लंबी लिस्ट है। हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वैश्य समाज के बड़े लीडर थे कांग्रेस में। श्री कृष्णदास जी थे, नवीन जिंदल जी थे, सावित्री जी थी, उनके ओम प्रकाश जिंदल जी थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, बहुत बड़े नेता, 4 बार विधायक और मंत्री रहे हैं, और बहुत लोग थे। आज अगर हम ये बात करें कि कांग्रेस के अंदर वैश्य समाज के कौन से फेसेस हैं जो बड़े फेसेस हों, वो सोचना पड़ेगा, और शायद नाम भी ऐसे ही पंजाबी एक समय था कि कांग्रेस में 15-15, 16-16 पंजाबी समाज के विधायक बनकर आते थे, 8-10 मंत्री बनते थे। वो संख्या घट गई है, घटी है संख्या। और आज एक क्रेडिबल लीडरशिप अभी भी काम किया जा सकता है। हमारे 3 विधायक हैं, गोकुल सेतिया जी हैं, माननीय श्री बीबी बत्रा जी हैं, माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी हैं। इनके साथ मिलकर हमारे वयोवृद्ध जननायक सुभाष बत्रा जी को भी साथ जोड़ा जा सकता है, एक संदेश जाएगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप ये कह रहे हैं कि गुलदस्ता, बिल्कुल गुलदस्ता रही किसी समय में कांग्रेस, बहुत सारे लोग इससे गए हैं। आई थिंक शैलजा जी को अभी करमवीर बौद्ध आए हैं, राहुल जी के लेकर आए हैं, लेकिन शैलजा जी को सेंटर स्टेज ऑफ हरियाणा पॉलिटिक्स रखना होगा। उनका एक संदेश है। अभी ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा की है, 90 के 90 हलकों में गए हैं। ही इज ए यूथफुल मैन। आज के दिन देखिए 3 युवा चेहरे सबसे सामने आ रहे हैं, बहन कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और ब्रजेंद्र सिंह। अच्छा, 3 चेहरे कांग्रेस में आ रहे हैं, युवा, जिनका एज ग्रुप है। और वो स्टार्टिंग में आपने जो नए फॉर्मूला की बात कही, तो ये कांग्रेस का नया फॉर्मूला हो सकता है अगर कांग्रेस हाईकमान सोचे इस पर। यस, कांग्रेस शुड थिंक ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न और नई लीडरशिप को, नए लोगों को आगे लाने का, और जो आयरन कर्टन बन के एट द रिस्क ऑफ रेपिटेशन जो लोग बैठे हैं उनको भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भी आप अपनी हार स्वीकार करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारी राजनीति समाप्त हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में पैटर्न बन जाओ, एक नई पीढ़ी को कांग्रेस में, नए लोगों को भी मौका दो। अच्छा, सद्भाव यात्रा को लेकर जो हम देख रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये बेटे के फ्यूचर को लेकर उनकी इनसिक्योरिटी तो नहीं है कि दूसरे लोग आगे आ रहे हैं? जैसे उनकी इनसिक्योरिटी को तो वो जानते ही हैं। उनकी इनसिक्योरिटी क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। अब मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने ही नुमाइंदों पर इतने हथियार ना मारो, इतने ड्रोन के हमले ना करवाओ। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, गुमाश्ते हैं, हमें उस तरीके से आप छोड़ दिए इस राजनीति को। आपकी बात होती है हुड्डा साहब से? मेरे बड़े भाई हैं, भाई भाइयों के बीच में बात तो होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी इंटरव्यू देखेंगे, कहेंगे कि भाई क्या बोल रहे थे पंडित जी, क्या बोलते हैं आपको पंडित जी बोलते हैं, कुलदीप मैंने जी बोलते हैं, एक भी शब्द इस इंटरव्यू में या इससे पहले किसी इंटरव्यू में अपमानजनक शब्द जो मेरे बारे में कहलवाए जाते हैं
जब इंटरव्यू के पीछे से काटने की आवाज आती है, तब जब कहलवाए जाते हैं राइट, तो और वो किसी को भी हर्ट होगा। तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैंने पहली बार दिया है, अदरवाइज आई डोंट माइंड। वो अपने अजीज हैं, उनको बहकाया जाता है, उनको उनके तैयार किया जाता आसपास है, के लोग बड़ी भूमिका अदा तैयार करते होंगे। करते हैं। उनकी राजनीति तो उनके सुरक्षा कर्मचारी तक कर रहे हैं। वो सारे 15 कोठड़ों में अलग अलग टिकट बंटती हैं वहाँ, तो क्या हुआ? इसी दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूँ, नहीं, कि तो आपने अब 2500 उस पे लोगों आना से, था, हमें आना था उस पे। आइए, ये जो टिकटों के आवंटन पर भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि हुड्डा साहब ने कहा टिकट दिलवा देंगे, और दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे लोगों पर थपकी मार दी कि आपको टिकट मिलने वाला है। बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को। यस, ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, मैंने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने भी कहा था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, इसका नुकसान होगा। नुकसान। अब ये हजारों हजारों लोगों ने फार्म भरे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 80-80 कैंडिडेट्स के भी नाम आ गए। सबने प्रयत्न किया था कांग्रेस को मजबूत करने का, किसी ना किसी स्वरूप में सबका कंट्रीब्यूशन था। जब राम पुल बना रहे थे तो गिलहरियां भी तो पत्थर उठा के डाल रही थी ना, बिल्कुल बिल्कुल। वानर भी जा रहे थे और भी जा रहे थे, सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे टुवर्ड्स ए गुड कॉज। ऐसे सब एवरीबडी वाज कंट्रीब्यूट। आप छोटे से छोटे आदमी के कंट्रीब्यूशन को मत नकारो, सब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो उन लोगों को एक कमरे से टिकट एक बांट रहा है, कमरे में एक बांट रहा है, एक कमरे, और फिर चुनाव के दौरान लोगों को धमकाया भी गया। देख लो सरकार आ रही है, हाँ। कल को सेक्रेटरिएट में आने से भी तरस जाओगे, यहाँ तक की धमकियां दी गई। जैसे हम भी बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं, तो काफी लोगों का ये मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा के व्यवहार में जो बदलाव आया वो भी एक कांग्रेस को नुकसान कर गया, कि रियल फेस ये है कि अगर सरकार में आ गए तो ऐसा होगा। तो दीपेंद्र हुड्डा का मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, उनके बारे में हमारे अजीज़ हैं और हमारे से बहुत सीनियर हैं, CWC के मेंबर हैं, 5 बार के सांसद हैं। तो मैं तो उनके बारे में, नहीं कहेंगे। ही इज़ लाइक माई ओन चाइल्ड, व्हाट शुड आई स्पीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि समय के साथ वो भी सीखेंगे। टिकटों को लेकर पहले लड़ाई थी कि कुछ को किसी ने कमिटमेंट की, किसी को बेटे ने की, किसी को पिता ने की, और उसके बाद भी कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट जो खड़े थे खुद कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ, उनको भी इनडायरेक्टली समर्थन दिया गया। यस, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट, ये कैंडिडेट जनरेट करना ही गलत था। हाँ। किसी को कोई आश्वासन दे रहा है परिवार में, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी, वहाँ तो सिक्योरिटी ऑफ के लोग भी टिकटें बांट रहे थे। टिकटें मांगने वाले इतने थे कि आदमी ज़्यादा लगाने पड़े बांटने के लिए। तो लेकिन उससे परिस्थिति बिगड़ी। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि 25 लाख वोटर फर्जी हैं हरियाणा में। अभी मैपिंग हो रही है SIR में, 37 लाख वोटर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, कौन है ये? 28% मैपिंग हुई है फरीदाबाद में, 29% गुड़गांव में, 43% पंचकुला में, वोटर ही नहीं पता है। बट अब जो वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है तो काफी पुरानी वोटर लिस्ट है। नेचुरली इतना बड़ा, लेकिन ये वोट चोरी तो राहुल गांधी जी ने साबित कर दी आप लोगों के सामने। एक और वोट चोरी हो रही थी, और वो लोग थे जहाँ जिनकी ये नीति थी कि कांग्रेस की सीटें 45 आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो जो इंडिपेंडेंटों को पुश किया हुआ था, वो भी तो वोट चोरी कांग्रेस की कर रहे थे ना। बिल्कुल। जैसे ब्रिजेंद्र सिंह हारे हैं 32 वोट से, वहाँ भी कांग्रेस के आदमी थे ना जो वोट चोरी हो गई वहाँ पर। तो एक सीधी सी बात तो ये है कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है, भले ही हुड्डा कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। यू डोंट नीड आउटसाइडर्स। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। इंडिपेंडेंट वाली बात बिल्कुल, उचाना वाला तो हम देख रहे 32 वोट से हारे हैं।
मामला भी अदालत में है अभी। ऐसी बहुत तो वो जगह भी हैं। वो एक देखिए ऐसी मैं हारा हूँ बहुत बड़े मार्जिन से। मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया, साजिश थी इसकी। और मैं इतना विश्वास करता था कि मैं, मेरे खिलाफ कौन साजिश करेगा, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ। आप तो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं कि कुछ आपको साइन करने को दिया जाता, आप बिना पढ़े कर दे रहे हैं। हाँ। लेकिन वहाँ मेरे विरोधी ने कहा कि रात को हुड्डा साहब का भी फोन आया था, हाँ, मंच से कहा। तो हुड्डा साहब का फोन आया था, तो इस चीज को मना कौन करेगा? हुड्डा साहब हुड्डा साहब किया क्या? नहीं किया, डिनाई नहीं किया। कुछ लोगों ने फोन किए हाँ, 15 नंबर में, 100-2 आदमी तो मैं पेश कर दूंगा। अब वो पूछते हैं ना कि पंडित जी क्यों नाराज है, वो नहीं, नुमाइंदा क्यों नाराज है, कि उन्होंने कहा कि क्या करें जी, कहता कोई नहीं, ये जीत गया, ये भी अपने साथ आओगा। उन्होंने 24 घंटे 4 घंटे भी नहीं पकड़े, जाके बीजेपी बैठ। कमाल है। तो अपने ही आदमियों से। नहीं तो इससे तो स्पष्ट है कि कुलदीप शर्मा फिर को फिर भी एक हराया गया। मुझे एक समय दिया गया एक नेता द्वारा कि 1 बजे पहुंच जाएंगे। मुझे 1 बजे फोन आया कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया है और हम आ रहे हैं, बाय रोड आ जाते हैं। मैं जो 2 घंटे से, हरियाणा में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो 2 घंटे में नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। सारी तो हाईवेज हैं यहाँ। 9 घंटे बाद आए, लोग चले गए। संदेश देना था, ये संदेश बड़ा मैटर करता है। संदेश देना था कि वी अटैच नो इम्पोर्टेंस, इसीलिए 9 घंटे बाद आए। तो आपको जिस तरह से हराया गया, मैं तो ये कहूंगी हराया गया, लोग जो देख रहे हैं वो भी सुन भी रहे हैं और चुनाव को भी उन्होंने देखा के, तो इस चुनाव के बाद आपका कांग्रेस से मोहभंग नहीं हुआ? नो क्या नो, चला मेरी पार्टी में? मैंने कहा ना 2 तरीके के कांग्रेसी हैं। एक तो जो कांग्रेस में है, एक जिनके अंदर कांग्रेस है, हमारे अंदर कांग्रेस है, और ये कुछ लोग कांग्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ, 18 अगस्त 2019 को रोहतक में एक जलसा हुआ था, यस, जहां कांग्रेस के महापरिवर्तन। बड़े नेता ने हाँ, ये कहा था, अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं। नहीं रही, तो उनका कांग्रेस में क्या विश्वास है? उसको शायद मैं महापरिवर्तन मंच से उठ के रैली चला नाम गया से- था। जी जी, आप चले गए थे। यस, वहां पर क्यों नहीं थी फोटो सोनिया गांधी जी की, तब लग रहा था कि राहुल गांधी जी की? हुड्डा साहब को पावर नहीं दी गई तो हुड्डा साहब अलग राहें चुनेंगे, तब उन्होंने हाईकमान को एक प्रेशर बिल्डिंग वाला काम किया था उस रैली के वो माध्यम से। कौन क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इस बात कतई सहन नहीं हुई कि एक नेता अपने भाषण में ये कहे अब वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस बदल गई है भाई, अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं तो सोच के आया हूँ। राइट। और उसके बाद शायद उन्हें जिम्मेदारी और भी आनंद दी सिंह गई। डांगी जी ने मना किया था कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस, नहीं छोड़ेंगे। कि हम पक्के कांग्रेसी हैं। अभी जब हुड्डा साहब को हुड्डा साहब मैं नहीं कहूंगी, जब लंबे टाइम तक कांग्रेस में एलओपी नहीं बना, तब भी शायद लग रहा था कि हाईकमान इस बात पर मंथन कर रहा है कि कोई बदलाव किया जाए। तो ऐसा क्या हो गया, ये जरूरी हो गए हैं, मजबूरी हो गए हाईकमान के लिए, या हाईकमान की कोई देखिए नस पकड़ ली हुड्डा साहब इसमें ने? एक फैक्ट है, पॉलिटिकल फैक्ट है कि ज़्यादा एमएलए हुड्डा जी के साथ हैं। तो आप मान लीजिए किसी दूसरे को बना भी देंगे, जैसे किरण जी को बनाया गया था, हाँ, विधायक नहीं आते थे मीटिंग्स तो में। विधायक नहीं आते। तो प्रैक्टिकल बात ये थी कि हुड्डा जी को बनाने से ही सीएलपी चलेगी, लेकिन मुझे किसी पे कमेंट नहीं करना है। प्रेस से मैं सुनता हूँ कि वहाँ विधानसभा में बजाय इसके कि बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जाए, वहाँ शेर व शायरी होती रहती हैं, चुटकुले सुनाए जाते हैं। हाँ, एक धारदार आक्रमण जो भारतीय जनता पार्टी पर होना चाहिए। वो मिसिंग है, दिखता है। देखिए सरकार में करप्शन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, किसान परेशान है, उसकी फसल खरीद में रुकावटें हैं, उसके मुआवजों में रुकावटें हैं, कीमतों में रुकावटें हैं, हर प्रकार से व्यापारी भी त्रस्त है। उसके बावजूद कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं दिखती। अभी इनफैक्ट तक कांग्रेस हम अभी क्या है कि
अगर आप पीसीसी अध्यक्ष को एक पीसीसी अध्यक्ष ना माने तो आप एक ऑफिस की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं। ये नहीं होना एक हायरार्की जो होनी चाहिए। इसी हो सकता है अभी पीसीसी का अध्यक्ष आपसे जूनियर आदमी बन जाए, लेकिन उस ऑफिस की इंपॉर्टेंस को कैसे खत्म करना है? तो भूपेंद्र हुड्डा राव नरेंद्र को उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं। नहीं, राव नरेंद्र साहब अब बने हैं अध्यक्ष और आस्ता आस्ता वो पार्टी ने भी गति पकड़ी है और उसमें काफ़ी एजिटेशंस भी हुए हैं, पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है, जिला बॉडीज़ भी बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बने हैं, कई चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। और एक फर्क हम ये देख रहे हैं कि उदय भान की तरह रबड़ स्टैंप नहीं बन रहे हैं हुड्डा साहब का, जो कि लोग मान रहे हैं और जो नजर पे आ रहा है। मैं उदय भान जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। उनको एक, अगर हम एक स्वच्छंद काम करने की, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, शेड्यूल कास्ट, और उनका लंबा इतिहास भी था, कई बार विधायक रहे, उनको काम करने की इजाज़त मिलती तो वो बहुत अच्छा काम करते। वो करना भी नहीं चाहते। अब ये राव नरेंद्र अच्छा काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये किसी से इजाज़त नहीं मांग रहे हैं, ये मांगेंगे इजाज़त किसी से, तो फिर इनका फर्क पड़ेगा। फर्क एक उनका ये भी एक रेजिडेंस, वो अपने गुरुग्राम में ही रहते हैं या फिर पीसीसी दफ्तर रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि हुड्डा साहब की कोठी पर जाकर अब वो कोठियों की कांग्रेस से बाहर निकल आए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड आई हैव ग्रेट होप्स कि भी राव नरेंद्र अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे। हाँ, कुछ नाम आप जो ले रहे थे, रणदीप सुरजेवाला, सैलजा और ब्रिजेंद्र, एक बार फिर से सैलजा को लेकर हालांकि इंटरव्यू में 2-3 बार जिक्र हो चुका है। कुमारी सैलजा को जो अपमान हुआ, उसका नुकसान हुआ, लेकिन क्या कुमारी सैलजा भी इंटेंशनली नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी कांग्रेस को? क्यों कैंपेनिंग में नहीं आई? यू सी इट वाज, पार्टी को देखना चाहिए था कि भी सबको बराबर सम्मान मिले, सब पार्टी सबको साथ लेकर चले। अगर मान लिया नाराजगी थी भी किसी में तो उसको आयरन आउट करना भी पार्टी का काम रहता है। सबको बैठा के बात करके, कोई छोटा बड़ा मतलब बैठा के सबको अकोमोडेट करें, और किसी को कोई गिला है तो उसको अकोमोडेट करके उसको आयरन आउट करना चाहिए। लेकिन वहाँ तो उनको जो शब्द उनके प्रति, वो तो दैट इज़ नॉट पैलेटेबल टू मी, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। इस प्रकार की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल ये जो कराया गया, ये कराया गया किसी इशारे पे हुआ है, वैसे थोड़ी होता है। ये सब कुछ हुआ है और उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि कुमारी शैलजा जी को सेंटर स्टेज में रखो, सुझाव है मेरा। वो कुमारी सैलजा खुद भी विधानसभा लड़ना चाह रही थी इस बार। हाँ, वो लड़ना चाह रही थी, लेकिन यहाँ तो कांटे निकाले जा रहे थे। अब कांटे चुभ गए, क्या करें? ये कांटे निकालने वाली एक रवायत तो है कांग्रेस में, जो हाँ जिन इलेक्शन से इसको सुना गया, और हम देख रहे हैं बार हम देख रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी हम इंटरव्यू कर रहे थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि वो देखना ही, सीएम ही कुमारी सैलजा को देखना चाहते थे, उनको चंडीगढ़ देखना चाहते थे। आप भी एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की राजनीति इस देश में, मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर बहुत बड़े अम्बेडकर की सोच को सपोर्ट मिलती है राहुल जी से। बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं श्री राहुल गांधी, और तभी श्री बौद्ध आए हैं। वो जो उनका जो एक्टिविज्म है, उनका जो बढ़ावा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर सेंटर स्टेज पे शैलजा जी को रखें तो फिर चॉइस तो लीडर का फैसला करते, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और लोगों की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो दो बातें हो जाएंगी, एक तो महिला और दलित, और दूसरा ठीक है, कास्ट को लेकर आप इतना स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, किसी भी कास्ट के लिए आप कड़वा नहीं बोलते हैं, अच्छी बात है आपकी। किसी कास्ट से, देखिए एक कास्ट से मैं अगर अपनी कास्ट को साथ लेके चलूँगा, मेरी भी जमानत जब्त हो जाएगी।
एक सरकार नहीं बन पाएगी, सरपंच भी नहीं बन पाते हैं एक जाति से जो जो कास्ट की बात करें, 3 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सांसद बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91 में बने, उनको किसने टिकट दिया था? चौधरी वीरेंद्र सिंह। वो विधानसभा का टिकट, लेकिन चौधरी भजनलाल जी अड़े हुए थे कृष्णामूर्ति हुड्डा जी के लिए और उनको दिलवा के रखे। तो फिर ये सोचा गया अभी चलो चौधरी देवीलाल के खिलाफ कोई भी लड़ेगा हार जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी ने, इनको टिकट मिली और ये जीत गए, देवीलाल हार गए, हालात ही ऐसे थे तब, जीत गए। लेकिन वो कहाँ से जीते थे? किन लोगों ने वोट दिए थे उनको? लोकदल के वाले वोट तो पक्के थे उनके। जो कांग्रेस के वोट थे, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, गरीब, सब लोग, वो थे वोटर। हाँ। 3 इलेक्शन वहां से जीते थे। बिल्कुल, तभी माहौल नहीं था। फिर उनका और ये कहना कि कई बार कहा जा रहा है, जैसे एक आदमी से ये कहलवा दिया गया मुझे अभी के इंटरव्यू में, जहाँ पीछे काटड़े बेचने की आवाज़ आ रही थी, कि भी कुलदीप शर्मा की हैसियत क्या है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सारे हरियाणा के लीडर हैं, सारे देश के किसान के लीडर हैं। वो किसानों की नीति जब कांग्रेस बनाती है तो हुड्डा साहब को आगे करती हैं, वही लिखते हैं। मैं मानता हूँ बहुत बड़े नेता हैं, सारे हरियाणा के नेता हैं, लेकिन एक ही बार कदम रखा था रोहतक से बाहर, सोनीपत में। हाँ, बड़े मार्जिन से हार मिले। वो सारी चीजें हैं। चौधरी भजनलाल जी हिसार से जीते, उनका बेटा भिवानी से जीता। खुद चौधरी साहब भजनलाल जी फरीदाबाद से भी जीते, करनाल से भी जीते। क्या जरूरी है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगला इलेक्शन रोहतक से लड़ें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी? नहीं, क्योंकि सारे हरियाणा के नेता हैं। तो वो तो कलोई छोड़ के गन्नौर से लड़ लें, मेरा निमंत्रण है। और दीपेंद्र हुड्डा जी करनाल से लड़ लें, जीत जाएंगे। तो सारे हरियाणा के नेता हैं, और तभी तो पता चलेगा ना ये कितने एक्सेप्टेंस है। मैं तो कह रहा हूँ जीतेंगे, वहां के लड़ेंगे, मेरा निमंत्रण है। कुरुक्षेत्र से लड़े, नवीन जिंदल के खिलाफ हरा देंगे नवीन जिंदल को। वो देखने वाली बात होगी ना, क्योंकि उनके विरोधी तो ये मानते हैं कि केवल रोहतक के सीएम थे, या रोहतक से निकल लीजिए, ठीक है, झज्जर के सीएम थे, उससे ज्यादा नहीं थे। उससे थोड़ा आगे निकलेंगे तो सोनीपत के भी थे। 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी सोनीपत में ज्योति जी 9 पार्लियामेंट्री सीटों में से 7 हारे हुए हैं हम। हाँ। 7 एमएलए, तो ना कि अब तो हालत खराब है ही। 7 एमएलए हारे हैं या हरवाए गए हैं। तो वो जो विशाल इंटरनेशनल लीडरशिप है, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। फिर रोहतक की क्या जरूरी है, कलोई की क्या जरूरत, कहीं से लड़े। भजनलाल जी, चौधरी देवीलाल जी लड़ते थे। अरे भाई, शैलजा जी भी तो सिरसा छोड़ के अंबाला आई, अंबाला छोड़ के वापस सिरसा चली गई, वहां से भी जीती, यहाँ से भी जीती। तो हुड्डा साहब को भी रोहतक से बाहर निकल कर देखा, निकले तो थे, सोनीपत लड़े तो थे, बिल्कुल वहाँ हार का सामना करना पड़ा। वो मैं नहीं कहना चाहता, वो उनकी नैतिक जीत थी। वो सभी के सामने है। अब सीएम रहते हुए ये कहना, पहले मैं जाट हूँ उसके बाद मैं सीएम हूँ, एक इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस का कि जाट तो सभी आपके साथ नहीं आए, लेकिन नॉन जाट का खासा नुकसान हो गया कांग्रेस को। शास्त्र कहते हैं, अब ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल किंग्स हैं, दे आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट दे बिहेव लाइक किंग्स। कॉन्स्टिट्यूशनल किंग्स कहा करता हूं। राजा, मित्र, वैद्य, वैश्य, बालक, और एक शब्द और है वो मैं नहीं कहूंगा। इनकी कोई जाति नहीं आती, ये सभी के होते हैं। जब ये अपनी जातियां बताने लगेंगे तो उनका वो संकीर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, अपने दायरे को छोटा कर रहे हैं। जो दुकानदार है, वैश्य है, उसके पास कोई आए, वो सबके हैं,
हाँ, उसको मतलब डॉक्टर क्यों, वैद्य मैंने कहा कोई आए, सबके हैं, बालक है किसी की गोद में चला जाएगा, मित्र है मित्र की जाति देखोगे, इनकी कोई जाति नहीं हुआ। नहीं होता। तो अपनी जाति को रिवील जो व्यक्ति करता है, कोई भी करे, मैं भी कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, तो जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो मैं अपने दायरे को छोटा कर, और उसमें भी आप ये कहते हैं, आप मान लीजिए ये कह देते हैं No, पहले मैं it ब्राह्मण हूँ, will- बाद में मैं स्पीकर हूँ। हाँ तो ये वो रिएक्शन सही नहीं देगा, लगता। इट विल हाँ। गिव रिएक्शन। मैं ब्राह्मण हूँ भाई, ये रिएक्शन हो जाता हाँ। ये इसका ऐसा नहीं कहना। और आप जब पब्लिक लाइफ आप है, सोशल हो लाइफ जाता है में हैं, भाई, ये समझ, ये कुछ लोग गलतियां करवा देते हैं, सलाहकार बहुत, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो गया है। बड़ा नुकसान। 2016 में फिर रोहतक, सोनीपत, मूर्थल जले, ठीक है कोई सबूत नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, बीजेपी तो आरोप लगाती रही हुडा साहब पर आरक्षण आंदोलन की आगजनी को लेकर, हरियाणा जलवाने को लेकर। बीजेपी से मेरा निवेदन है, आप आरोप लगा रहे हो तो आपके पास कोई प्रूफ है क्या? बिना, देखिए 3 स्टेजेस होती हैं, आई एम ए लॉयर। एक तो एलिगेशन लगा देना, एक उसके लिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस होना, हाँ। और तीसरा प्रूफ। हुडा साहब के एक करीबी का ऑडियो भी वायरल हुआ था कि यहाँ तो चल गया, वहाँ भी काम करो। खैर ठीक है, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। देखिए मैं ही मानता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति जो हैं, उनको सबको साथ लेने की क्षमता जो उनकी सिमटती जा रही, लेकिन थी उनमें, वो कभी ऐसा नहीं सोच सकता है, नहीं सोच सकते। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो मैं मान रहा हूं वो लोग मान रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लोग क्या मान रहे हैं वो अलग बात। आपका शब्दों का चयन और शब्दों का खेल भी, इसे हम कहेंगे ये शानदार है। लोगों की अपनी नहीं, सोच, बिल्कुल फैक्ट ही है कि लोगों का अपना मानना है। लोगों की अपनी सोच। देखिए आप मेरी सोच ये है क्यों कि ऐसा नहीं कर सकते? उनके जैसा व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार, देश को एक रखने वाला परिवार ऐसी सोच नहीं रख सकता। ये मेरी सोच है। आपकी सोच है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आमजन की है ना, आप ही खुद ही कह रहे हैं। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं हर आदमी ऐसी हर सोच आदमी सोच रहा हो, और जो आप सोच रहे हो वो सच हो, ये भी जरूरी नहीं है। आपका अपना मेरा ओपिनियन है तो और अपना आपका अपना ओपिनियन। एक्सपीरियंस आई है। होल्ड मिस्टर हुडा इन ए वेरी हाई एस्टीम। वो, उनके बारे में ऐसा कहना भी अपराध लगता है। हाँ जी, चलिए, वो आपको भले ही नुमाइंदा कहें, कुछ भी कहें, आपका बड़प्पन है कि आप ठीक है, आप उनका रिगार्ड करते मैं हैं। बहुत रिगार्ड करता हूँ। मैं ठीक है, आप क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं, मैं लॉयल कांग्रेसी कहूंगी कि आप लॉयल कांग्रेसी हैं, लेकिन मुझे एक हरियाणवी होने नहीं, के नाते, हम सन 78 से कांग्रेस, हाँ, 72 में भी थे, लेकिन जब इंदिरा कांग्रेस बनी थी हाँ जी, उसमें हमसे सबसे सीनियर आप हैं। सबसे कुछ लोग उसके 3 साल बाद आए थे, हुडा जी को पता है कौन कौन थे वो। आप सबसे पुराने कांग्रेसी हैं, मैं ये कहूंगी। लेकिन मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट ये लगता है अरे कि कांग्रेस का तो लोकदलीकरण हो गया है, हाँ, हुडा साहब इसमें के तो आसपास इतनी जो बैठते इन्फिल्ट्रेशन हैं, हो गई है, उस संस्कृति के लोग, उस तरीके से कांग्रेस को चलाया जा रहा है। अरे जीतना कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है, तुम्हारी संस्कृति भी है कि नहीं कांग्रेस की। जो हम चुनाव लड़ने के ढंग से भी हम देख रहे हैं, लोकदलीकरण हुआ के कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को भी तो देखना चाहिए ना। तो शुरुआत में जिस दिशा में हम चर्चा किए हाई जा रहे थे, कमांड को क्या आंख बंद करके बैठे 31 हाईकमान? स्टेट्स देखनी पड़ती हैं। हरियाणा तो पास ही यहाँ है। आयरन कर्टन्स है ना बीच में। क्या हाईकमान को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है? हमारी हाईकमांड को मिसगाइड करने की क्षमता किसी में नहीं है, और सबके रोकने के बाद, दिन में 15-15 फोन करने के बाद भी राहुल गांधी ब्रजेंद्र की यात्रा में आए, और वो लोग जो यूं कह रहे थे आधिकारिक नहीं है, वो भी आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्हें भी आना पड़ा। नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर उस यात्रा की शान बढ़ा दी।
शान बढ़ा दी, जैसे जैसे भी आए, जिस भी सूरत में आए, वो तो सारे हरियाणा के सामने है। लेकिन ये है ना कि बार बार ठीक है, आप किसी को फ्री हैंड दे रहे हैं, आप किसी को टिकटें बांटने का अधिकार दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं वो हम लोगों से बातचीत के आधार पर हम कहते हैं, वो अपनी पार्टी की कोई नेता यात्रा कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, कोई दूसरी नेता कुछ अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, उन्हें लेकर भी कहा जाता है कि भाई अपने बेटे के फ्यूचर को ध्यान रखते हो, इनसिक्योरिटी है। तो मेरा हाईकमान पर ही सवाल है, हाईकमान को दिल्ली में बैठे हरियाणा अगर नहीं दिखता के तो हो गया फिर तो हरियाणा कांग्रेस का भला, ना नए लोग आ पाएंगे ना नया कुछ हो पाएगा। हाईकमांड सब कुछ देख रहा है, कई बार दूर की चीज़ें नज़दीक आने पे स्पष्ट दिखाई देती हैं, देख रहे हैं सब कुछ। हाईकमांड बहुत सजग है और हो रहे हैं निर्णय, ठीक से निर्णय हो रहे हैं, आस्ता आस्ता, धीरे धीरे। धीरे धीरे। अभी तो ये आंकड़ों का खेल चलेगा कि हमारा पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत है, ये खेल खेला जाएगा उस अभी। प्रतिशत को मैं बता रहा हूँ। हमें पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 31 सीटें मिली थी और हमारा 28% वोट था, ठीक, मान गए। इस बार 37% है, मान गए, बढ़ गया। सीटें 31 से 37 हो गई, हालांकि फिर 31 पे आ गई। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि 3 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हमने 5 सीटें ली, 46% हमारा वोट था। 2019 का गिना रहे हैं, 28 से 37। वो जो 3 महीने पहले 46 का 37 रह गया, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उसकी बात हो। अरे 3 महीने पहले तो आपको हरियाणा की जनता से पूरा समर्थन मिला है। अगर 3-4 टिकटें ठीक से बांट दी होती तो आपकी 8-9 सीटें आ रही थी। बिल्कुल। तो ये सरकार तो जनता तो बनाना चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों 45 वाली बात या नहीं, वो 40 तो वाली सारी हमारी चीजें हरियाणवी में क्या करा, नंदेड़ का डंड लाग रहे थे, कड़वा अपनी बैठे। ये फैक्ट है। आप अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे, कोई कमिटमेंट था आपको? देखिए, चाणक्य जो है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा कि तुम लोगों में जाओगे, ये मत समझना तुम अमेरिका से बुला के मैं मेंबर पार्लियामेंट बना दूंगा, या तुम्हारा बाप चीफ मिनिस्टर है तो बार बार बन भी जाओगे, ये मत समझना। तुम्हें लोगों के बीच में जाना होगा, संघर्ष करो, कांग्रेस के लिए काम करो, पार्टी के लिए काम करो, और अगर तुम्हारा काम पार्टी अप्रिशिएट करेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे तो तुम बन जाओगे। लेकिन अगर वो इच्छा रखता है राजनीति में तो उसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, सबको अधिकार है। सबको अधिकार है, और वो तो यहीं रहता है, अमेरिका थोड़ी रहता था। और नाम भी आपने ऐसा रखा, चाणक्य पंडित। तो हम मानकर चलें कि आने वाले दिनों में राजनीति के भी ही विल वर्क, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि वो काम करेगा, और काम करेगा तो अपना नाम करेगा। बिल्कुल। नहीं करेगा लोग भूल जाएं किसका बेटा और किसका पोता है। काम करो, आप किसी पर थोपेंगे नहीं। नो, कोई किसी को थोप नहीं सकता है। हाँ, थोपे गए हैं लोग, एक ही बार चीफ मिनिस्टर ही थे, हार गए। थोपे जाते रहे, तभी मैं पूछना चाह रही थी कि आप किसी पर थोपेंगे नहीं, है ना, कि भाई स्ट्रगल करो। पब्लिक अगर मैं पसंद समझाना करे, चाहता हूँ, मैं बेवफा आदमी नहीं हूँ। मुझे बहुत मोहब्बत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अभी तो मरे हैं बशीर बद्र, उनका शेर है। कुछ तो हालात बने हुए होंगे। और राजनीति में दरवाजे मत कराओ, खोलने पड़ते हैं कई बार, खोलने पड़ता है, इसलिए दरवाजे मत बंद करवाओ। और जब तक आप ये सोचेंगे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हर बार एक बड़ा डेंट रहता है अगर पुराने साथी छोड़कर जा रहे हैं। अभी राज्यसभा वाला जो आप कह रहे थे कि वो एक शोले पिक्चर में कहा, देखा था ना? कौन सी बात? वो क्या था, वो शोले पिक्चर में, वो आधे मेरे पीछे आओ, आधे इधर आओ, आधे पीछे, बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे कोई मिला ही नहीं। वो शायद असरानी या कोई थे, हाँ, जाओ इधर, तो साथ पीछे कोई नहीं बचता एक दिन, वो भी आ सकता है। अच्छा, राज्यसभा को लेकर जब हम बात कर रहे थे, ये हिमाचल भी लेकर गए विधायकों को, पूरा प्रयास हुआ क्रॉस वोट ना हो, कुछ गेम ना हो, उसके बाद भी इस तरह से विधायक क्रॉस वोट कर जाते हैं या कुछ नहीं। ये विधायकों की बाड़ाबंदी का क्या जरूरत थी? सभी तो कांग्रेस के लिए सिंसियर थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, बाड़ाबंदी भी हो गई, पहाड़ में भी घूम लिए, सब कुछ हो गया,
फिर भी ढाक के 3 बात। हाँ, और फिर मैंने कहा था, कोई कह रहा था कि भी 2 आदमी उस ग्रुप से हैं, चलो अभी 2 हैं, वोट तो 9 घटी हैं, यस। तो 7 किसके उठते थे? हाँ। 2 गुट तो 2 ही थे, बिल्कुल। तो 2 तो मान गए, तो 7 किसके थे? आप किसी की तरफ एक उंगली कर रहे हो, 4 आपकी तरफ आपकी हैं। तरफ है। जवाबदेही तय नहीं होती ना यहाँ, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय नहीं होती और कायदे से भी विधायक दल के नेता हैं तो विधायक क्या कर रहे हैं वो जिम्मेदारी तो आएगी। वो जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी वो अलग बात है। तो राज्यसभा वाला हुआ, ये भी कांग्रेस की एक नाकामी तो है। और अगर इसमें देखिए, हम बीजेपी का जीत एक गए, वोट रिजेक्ट नहीं हम होता तो वो परिणाम कुछ और होता। हम जीते इस चुनाव को। हम्म। वी कैनॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट वी वन दिस। और करमवीर वो एक एक्टिविस्ट हैं और अम्बेडकराइट हैं, अच्छा काम करेंगे, पार्टी को फायदा होगा, वो ठीक है। लेकिन खेल तो कुछ और था। चलो, खेल तो कुछ और था, जो ठीक है। हारते हारते जीत गए करमवीर बोझ जैसे तैसे। थोड़ा सा हम केंद्र की मोदी सरकार पर बात इसलिए भी कर लेते हैं, वैसे भी आपसे करनी थी, लेकिन अभी अभी 12 साल हुए हैं नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री का आदर करता हूँ। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं? राहुल गांधी की क्षमताएं असीमित हैं और उनमें एक ऐसा भविष्य छुपा है, शायद इस देश का भाग्योदय होगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है भारत? बीजेपी कहती है 100 के करीब चुनाव हार चुके हैं राहुल ऐसा गांधी की प्रचार किया लीडरशिप जा में। रहा है, ये फैक्ट नहीं है। ये प्रचार किया जा रहा है कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं स्वीकार। तो 5वीं बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लीड कर रहे हैं 230 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। वो उनको कैसे हल्के में लिया जा रहा है? कैसे ले सकते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक ये ईवीएम, वोट चोरी, ये सब राग कांग्रेस अलापती रहेगी, वोटर्स नहीं पास आने वाले हैं? लोगों को लग रहा है एक बौखलाहट है हार की, खुद की कमियां दूर नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा उन सब वर्गों को वापस लाने का जो हमसे विमुख हो गए, और उसके लिए राइट लीडरशिप एट राइट प्लेसमेंट हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। और देखिए, प्रचार तंत्र से का बड़ा महत्व रहता है, सोशल मीडिया का, आपकी मीडिया का। आज के दिन लोकतंत्र पर बहुत हावी हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है। राजनीति में संभावनाएं बनाए रखना चाहिए। ये संभावनाओं का खेल है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, हो सकता। थोड़ी सी तबीयत में सुधार लाना होगा कांग्रेस को। ये थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना होगा उन सब वर्गों को साथ लेने का जो हमारे परमानेंट वोटर्स रहे हैं, हमारे पर विश्वास, हमारी मूवमेंट, हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन लोगों में हमें घुसकर उनको समझाना, ये करना ही होगा। बीजेपी और कांग्रेस का जो मूल अंतर हम देखते हैं, जो आपने एक सवाल भी पूछा था कि क्या वजह आप मान रहे हैं, जिसमें संगठन अनुशासन वाली बात थी। अभी जैसे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई, तमाम मंत्री नेता गुलदस्ते लेकर पहुंचेंगे, बधाई दी जाएंगी, सूचना के बाद सूचना नहीं वहां पर। आपकी पार्टी में ये भी हमने देखा कि कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी दी जाती है तो अशोक तंवर पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हैं। कुछ नेता वो भी रहे जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, इसी संभावना के चलते दल बदल कर जाते हैं। देखिए, संगठन की शक्ति महान हुआ करती है, तो किसी भी पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता संगठन तय करता है। अर्चना गुप्ता अगर प्रधान बनी है तो प्रधान सर्वोच्च हुआ करता है, और इसलिए गुलदस्ते जा रहे हैं। हमारी पार्टी का भी एक स्ट्रक्चर है। राव नरेंद्र सिंह प्रधान है, इज द सुप्रीम लीडर ऑफ स्टेट। बट माना उतना नहीं जाता है। माना तो जाएगा क्योंकि वो हैं।
मानना वो नहीं चाहते कुछ हैं। लोग अपने दिल मानना नहीं चाहते, अपने दिल को समझा नहीं पाते। क्या करूं मैं उसका? इट्स नॉट कोक दैट आई विल गिव देम कि पी लो भाई, नहीं समझ में आता है। नहीं समझना चाहते, समय के साथ शायद समझेंगे। कुछ विधायक वो हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ चलते हैं, 4-5 युवा विधायक हैं। कुमारी सैलजा के अलावा सांसद भी उनके साथ ही रहते हैं। तो ये भी एक संदेश, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा संदेश ये जाता है कि कुछ लोगों का साथ रहना, एक टीम की तरह काम करना, कुछ लोगों का अलग थलग हो जाना या उनके खिलाफ ही किस तरह से फील्डिंग सेट होना। आई विश देम गुड लक। बहुत अच्छे लोग हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा है। जब लोगों को ये उनके साथ चेहरे दिखाई देते हैं तो लोगों के अंदर बड़ी खुशी होती है, उनकी भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं, खुशी से झूम उठते हैं लोग। और सांसद जब उनके पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं तो सांसदों का भी बड़ा गौरवशाली हो जाते हैं और उनकी प्रतिभा और उनका सम्मान बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोगों को शौक है ना प्रियंका जी के और राहुल जी के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी है, यहाँ पे है। पीछे खिंचवा को बड़ा गौरव प्राप्त होता है, बड़े गौरवशाली हो जाते हैं। तभी एक सांसद ने कहा था मेरे बारे में, ऐसी क्या बात होगी वे 1 साल तक तो हुड्डा साहब की बड़ी तारीफ करा करते, अब क्या हो गया? अभी एक सांसद कह रहे थे, मैंने कहा सांसद साहब आप हो सकता है हुड्डा साहब की कॉपी में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा लाओ, हो सकता है तुम्हें हाँ, बहुत, उन्हें अच्छा लगे उनके हिसाब से उनको बोल रहे बहुत हैं। अच्छा लगेगा। और लेकिन मेरा उनसे निवेदन है लोगों के लिए भी काम करो, हल्के में भी जाओ, मेरी चिंता मत करो। मेरे खिलाफ बोल के हुड्डा साहब की खुशनुदी हासिल हो जाएगी, वो तुम्हें अपना समझने लग जाएंगे और तुम अगली बार सत्ता में आओगे, तुम्हें बड़ा महत्व मिलेगा। तुम अगला रास्ता बनाओ अपना, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन उन लोगों की भी सोचो जिन्होंने तुम्हें चुनकर भेजा है। उत्तराखंड से बुला के यहाँ सांसद बना दिया। सतपाल ब्रह्मचारी नाम लेने क्या, जो उत्तराखंड, जानते ही हैं लोग। उत्तराखंड है, उनका चाहे एड्रेस वो है। हैं, चाहे हिसार वाले हैं, चाहे कोई भी हैं जो आसपास रहते हाँ, हैं। मैं उनको उनको समझा रहा हूँ कि आप धर्म गुरु हैं, ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी ज्ञान गुण सागर थे। तुम पढ़ लो एक बार। कुछ पढ़ो उनको। सुंदरकांड में लिखा है कि जिस राजा के मित्र, वैद्य और नारी अपनी हित को ध्यान में रखकर और राजा की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर राय देने लग जाएं तो ऐसे राज्य का शीघ्र विनाश हो जाया करता है। और ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है कांग्रेस। निंदक नेड़े राखिए बहुत सारे आंगन कुटीसा है। मेरे भाई हम तो तुम्हें सांसद बनवाने वालों, तुम्हारे लिए नारे लगाते थे तुम्हारे, तुम हमसे क्यों नाराज हो रहे हो? संस्कृत पढ़ी आपने, वेदों का ज्ञान है आपको, नहीं, ज्योतिष का भी। नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे समझ है, लेकिन थोड़ी नादानी भी हो जाती है। इतनी नादानी जहाँ के सारे दानाओं में थी, मैं कैसे एक्सेप्शन हो सकता हूँ? मुझ पर आक्रमण करवाए जाते हैं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आक्रमण का जवाब दूंगा। आप कभी आहत होते हैं आपके खिलाफ जो नो ऊंची नो, टिप्पणी की आई जाती है फील उससे? वेरी हैप्पी, क्योंकि जो कुछ जिनसे बुलवाया जा रहा है वो तो मेरे अजीज हैं, हाँ, मेरे अपने हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल हो रहा है। तो उसमें मुझे कोई, ठीक है, कोई किसी के हाथों इस्तेमाल होता है, कोई किसी के, मुझे कोई गिला नहीं है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों की हम बात करें, आपका एक लंबा अनुभव है, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है। हुड्डा साहब कैसे सीएम रहे? इंसान तो आप उनको अच्छा बताते हैं, बतौर सीएम वो कैसे रहे? No, he made a very good contribution towards the state of हरियाणा। अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका। और श्रीमती सोनिया गांधी जी का पूर्ण समर्थन उनको रहा, उनको उन्होंने बनाया था। और शैलजा जी हैं, जिंदल साहब थे,
पंडित जी थे, सब लोग थे उनको बनाने के लिए, सब साथ थे उनके। और ही वॉज ए गुड चीफ मिनिस्टर, आई वर्कड विद हिम। लेकिन स्कीम ऑफ, वो कहते हैं ना स्पीकर, इनको स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। आपके माध्यम से समझा रहा कि एक एग्जीक्यूटिव होती है विच इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि जवाबदेही होती है सदन को, इसलिए मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होता है। राइट। तो ये उसी की विधि है कि एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, वहाँ देना पड़ेगा हर चीज़ का खाता देता है। और उस विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर है। बिल्कुल। बतौर स्पीकर आप कैसा काम करते थे? सभी को साथ लेकर चल पाते थे उस टाइम? स्पीकर इज ए फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। स्पीकर हैज टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। सदन को चलाना है तो सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़े। तब की पॉलिटिक्स में और अब में कोई फर्क पाते हैं आप? नो, एवरीबॉडी, जो भी आदमी जब भी आया उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया। हर आदमी का हरियाणा स्टेट में, माननीय चौधरी बंसीलाल जी का, माननीय श्री देवीलाल जी का, जैसे उनकी पेंशन स्कीम आई, या और उनके बड़े कंट्रीब्यूशन, ओम प्रकाश चौटाला जी का, उन्होंने एक सरप्लस बजट में रखा, श्री भजनलाल जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, सबका अपने अपने समय में कंट्रीब्यूशन हरियाणा को डेवलप करने में रहा है। नायब सैनी जी कैसे सीएम लगते हैं आपको? नायब सैनी जी बहुत मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे सद्भाव के व्यक्ति हैं, उनमें दूसरे का सम्मान करने की क्षमता है। मुस्कुराते हैं और दूसरों सभी को साथ लेकर चलने का भी सबका सम्मान करते हैं। सबका सम्मान करते हैं। वाइंड अप की ओर आते हुए, उम्मीदें अभी तक तो हालांकि हम कहें बहुत ज़्यादा नहीं है कि कांग्रेस के कभी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आपका जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, तमाम इस तरह के दूसरे लोग भी हैं जो अच्छे सुझाव देते हैं, तो आप कोई ऐसी होप रख रहे हैं कि कांग्रेस देर सवेर ही सही कुछ तो ऐसा बदलाव मंथन करेगी खुद के अंदर कि लोग कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देखेंगे, विपक्ष के लिए नहीं, सरकार के लिए? देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सरकार बीजेपी की है, लोग नाराज़ हैं, और मेरा ये मानना है कि उस नाराज़गी को अपनी ओर परिवर्तित करने की क्षमता कांग्रेस को डेवलप करनी होगी। उसके लिए 2005 की कांग्रेस बहुत लोगों को नहीं सुहाती है, उसका पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण, रेनेसेंस हमें करना पड़ेगा। और अगर वो क्षमता डेवलप हो जाएगी तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। जब भी मैंने कहा है कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा तो कांग्रेस जीतेगी, व्यक्ति और बीजेपी का मुकाबला होगा तो फिर बीजेपी जीतेगी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि पिछला चुनाव तो ऐसा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लोग कितना बदलाव चाहते थे? यस, हमने अपनी गलत, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, मैं भी अपने ऊपर भी दोष लेता हूँ, दूसरों क्यों दोष दूँ, आई एम वेरी सॉरी कि भी हम सत्ता में नहीं आ पाए। हम लोगों को कन्विंस करने में, हम चीफ मिनिस्टर की लड़ाई में उलझ के और कहीं बाहर भी नहीं, अपने घर में उलझे रहे, तो ये थोड़ा हमें नुकसान पड़ा। हमें लड़ाई लोगों की लड़ लेते तो फिर हमारे नतीजे कुछ और होते। निशाना इस बात पर था कि सीएम की कुर्सी उस पर बैठना है, लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचना कैसे है? नारा ये लगाया जा रहा था, हुड्डा होगा, हुड्डा होगा। नहीं, हुड्डा जी आ जाते तो किसी को क्या इतराज था? कोई इतराज नहीं था किसी को, बट रिवर्स पोलराइजेशन, लेकिन कांग्रेस के आने की बात करते हैं तो अच्छी बात। रिवर्स पोलराइजेशन हुआ होगा, जो लोग जिनको लग रहा होगा कि हुड्डा साहब आएंगे तो हम नहीं वोट करेंगे, कांग्रेस को ना, हुड्डा साहब आ जाते तो हम तो उनको भी स्वीकार करते हैं। हमें नहीं, हमें क्या इतराज था? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, उसके हुड्डा जी बने या कौन बने, हमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस की सरकार है तो हमारी है, सबका कंट्रीब्यूशन से एक सरकार बन सकती है। अंतिम सवाल आपसे, 37 विधायक चुनकर आए थे, आज 32 हैं। 2 साल पहले चुनाव हुआ था, करीब 2 साल पहले। आज अगर चुनाव हो जाते, कांग्रेस ऐसे हालात में है, पहले से बेहतर है, पहले से कमजोर है जब चुनाव हुए, कि कुछ कर पाए? 32 हैं,
4 और भी हैं, उनके नाम नहीं बता रहे, काउंट नहीं हो रहा, क्या है चक्कर समझ नहीं आया। छुपाया जा रहा है। और फिर 2028 में फिर है। तब तो देखिए क्या खेला होगा। तो बहुत कांग्रेस को संगठित हो जाना चाहिए, सारे विधायकों को। कांग्रेस का सबसे बड़ा पद है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, उसके बाद सेकंड पोजीशन आती है CLP की, और फिर बाकी सभी लोग हैं। हम सभी ताकत लगाएंगे, दिल जोड़ के काम करेंगे तो सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस। आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस कुछ कम हुआ होगा? जो 0 से 5 पर गए थे सांसद चुनकर आए, बीजेपी ने उसे एक अलार्मिंग सिचुएशन माना कि हम 10 से 5 पर आ गए हैं, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू की गई। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी, यस, एक दूसरे को शाबाशी एक दूसरे की टांग खिंचाई हुई। और टांग खिंचाई भी, सभी कुछ हो रहा था। बहुत पॉलिटिकल एरिना बन चुका था। और शेक्सपियर हैज रिटन, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड। बहुत शुक्रिया कुलदीप शर्मा जी, Thank you आपने very अपना much. कीमती समय हमारे लिए निकाला No, I am और so grateful to you तमाम for सवालों this के जवाब interview, दिए। and I beg pardon from everybody. I am straight, मैं सीधी बात कर देता हूँ, इसलिए थोड़ी नाराज़गी करते हैं, हो जाती है लोगों को, फिर वो किसी को आगे करके मुझे भला बुरा कहलवाते हैं। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सीधी बात कहने में क्या बुराई है, कहनी चाहिए। फिर उसूलों पर रहने में क्या बुराई है। वैचारिक स्वतंत्रता ही ना है मेरे अंदर, और तो क्या है। और कोई उन बातों को फैक्चुअली कोई ये नहीं कह सकता कि आप गलत कह रहे हैं। जब आप कोई सुझाव दे रहे हैं, आप कोई नसीहत दे रहे हैं, आप आईना दिखा रहे मैंने हैं। किसी को ना तो किसी का अपमान करता हूँ, मेरा तो अपमान कर लो, कोई मुझे नुमाइंदा, गुमाश्ता, करिंदा, परिंदा कुछ भी कह लो, कीड़ा मकोड़ा कह लो, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूँगा उनको। और लेकिन कुछ कीड़े बारिश के पानी में नहाकर ये ना समझें कि उन्होंने गंगा स्नान कर लिया है। शानदार। तो आपने देखिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करते हैं। नहीं, क्यों आपको कोई कुछ कह रहा है 4 बार कहेगा, 5 बार कहेगा, कभी तो आप भी जवाब कहते देंगे रहो, ही, मैं क्या कहूँ, है ना। मुझे क्या पता। मेरी जमानत भी जब्त हुई है, सबको पता है। और ये सभी चुनाव का पार्ट है, ये होगा, ये किसी के साथ भी होगा। मैंने ये सबका बता दिया किस किस की हो रही है। हाँ। और कोई और बोल लगा था उसकी बता दूंगा। आगे कोई भी अगर बोल गया, जवाब तो देखिए बिल्कुल बनते भी हैं सियासत में देने। Thank you. जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप शर्मा जी को आप सुन रहे थे कांग्रेस के भीतर की पॉलिटिक्स को लेकर, कांग्रेस की हार को लेकर, कैसे ये हार हुई, व्यक्ति की हार थी, बीजेपी किस तरह से जीती, व्यक्ति केंद्रित कांग्रेस का क्या और कैसे समाधान निकले, और किस तरह से और कब हाईकमान इस और नजर करेगा, इस पर कोई विचार करेगा, कैसे और कब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। साथ ही साथ हमने सरकार के कामकाज को लेकर भी, पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर भी, हरियाणा सरकार की खामियों या कामकाज को लेकर भी इनसे विस्तार से बात की। बेहद सुलझे ढंग से इनकी ओर से तमाम बातों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही कुछ विरोधी इनको लेकर जो इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर भी तीखा प्रहार इनकी ओर से अपने अंदाज में किया गया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।